अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगेन इंश्योरेंस के टॉपिक के ऊपर है। दो इंश्योरेंस की जो टाइप्स थी वो हमारी रह गई थी, इनको आज कंप्लीट करेंगे हम। द वन इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द अदर वन इज़ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम डिस्कस करते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, पेज नंबर अगर आप देखें तो 350 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है कि लाइफ इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर, मतलब जो इसको करवा रहा है, इन कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रीमियम पेड इन लम सम और इन पीरियडिक installments undertakes to pay a specific sum either on the death of the insured or on the expiry of the specified number of years in the policy। दो तीन चीज़ों को डिस्कस किया उसने, वन बाय वन में से डिस्कस करता हूँ। नंबर वन ये कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को करवाते हैं तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जो शख्स करवा रहा है इस पॉलिसी को, जिसने अपने आप को इंश्योर्ड किया है अगेंस्ट द पॉलिसी, वो क्या करेगा कि वो एक अमाउंट पे करेगा जिसको प्रीमियम का नाम दिया गया। इसे हम वैसे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रहे हैं जनरल डिस्कशन के अंदर। तो वो प्रीमियम पे करेगा और प्रीमियम दो तरह से पे कर सकता है, लम सम अमाउंट में पे कर सकता है या पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक टाइम एग्रीड टाइम रख लिया जाता है, उसमें आप बार बार वो अमाउंट्स पे करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है तो सालाना पेमेंट्स करेंगे, तो हम इसे पीरियडिकली एनुअली पेमेंट्स हो रही हैं। अगर आप मंथली कराएंगे तो वो मंथली आना शुरू हो जाएंगी। तो इसे हम दो तरीकों से देखेंगे, या तो लमसम पेमेंट करता है जो बंदा इसे इंश्योरेंस करवा रहा है, या फिर इसे पीरियोडिकली यानी कि पीरियड्स में जो है वो डिसाइड कर ले जाते हैं। एक तो ये चीज़ डिस्कस हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये डिस्कस हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अब इसका उसका काम क्या है कि वो इन पेमेंट्स के अगेंस्ट वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पे करेगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन। अगर बंदे की डेथ हो जाती है, क्योंकि डेथ की इंश्योरेंस हुई है, तो वो अब क्या करेगी, उसकी पेमेंट करेगी जो एग्रीड पेमेंट होगी। और या फिर हो सकता है डेथ ना भी हो। अगर डेथ ना हो तो हम उसे कहते हैं कि पॉलिसी एक्सपायर हो गई, ये पॉलिसी मिच्योर हो गई। तो पॉलिसी मिच्योर होने के बाद वो अलग से पेमेंट कर दी जाती है। अब वो पेमेंट कौन सी है आगे हम डिस्कस करेंगे कि आमतौर पे क्या होता है कि एक बंदे ने 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है और 10 साल पूरे हो गए, उसकी डेथ नहीं हुई, तो आपने जो पैसे पे किए होते हैं कंपनी वो पैसे सारे के सारे आपको रिटर्न करती है। बल्कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं, गुड रिप्यूट कंपनीज होती हैं, वो कहते हैं जी कि हमने आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था, अगर उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट ऐड करके आपको अमाउंट वापस की जाती है। एडवांटेजेस क्या है जी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के? प्रोवाइड्स मनी टू द नॉमिनी। नॉमिनीज का मतलब क्या होता है? नुमाइंदे के तौर पे आप देख लें कि कोई बंदा जब अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है डेथ की, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली वो खुद तो पैसे रिसीव करने से रहा, तो वो पैसे कौन रिसीव करेगा? जो उसके उसने जिसको नॉमिनेट किया हुआ है, जिसको उसने मुंतहिब किया था कि इस बंदे को पैसे मिलने चाहिए। आमतौर पे अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो फैमिली होती है उसमें मिसिस को मिल सकते हैं पैसे, बच्चों को पैसे मिल सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, या जिस बंदे को आप नॉमिनी कर दें। नॉमिनी का मतलब होता है आपने इस बंदे को मुंतहिब कर दिया कि इस बंदे को मेरे मरने के बाद पैसे मिल जाए। तो पैसे दिए जाते हैं नॉमिनी को। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, और यही सबसे बड़ा फायदा होता है आमतौर पर, तो सबसे बड़ा फायदा यही है। कोई बंदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है इसलिए कि उसके जो उसके हायरर्स हैं या उसकी जो फैमिली है उसको फायदा हो सके। क्रिएट सेविंग, दूसरा फायदा सेविंग का है। ये एक जनरल पॉइंट है, हम पहले भी इसे डिस्कस करके आए हैं जो हमने फायर इंश्योरेंस भरी थी या मेरीन इंश्योरेंस भरी थी। तो देखिए, अगर आप प्रीमियम जमा करवा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, तो उसका तो फायदा ये है, एक खास फायदा ये है सेविंग, कि वो प्रीमियम सेव होता जा रहा है आपका। अगर आपकी पॉलिसी मिच्योर हो जाती है, आपकी डेथ नहीं होती, तो वो पैसे भी आपको वापस रिटर्न हो जाएंगे। लेस फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर कम हो जाता है। फाइनेंशियल बर्डन क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको ये टेंशन नहीं होती कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस कर रहा है या कोई उसके फाइनेंशियल मामला हैं, तो उसके बाद में उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसे कैसे डील करेंगे, क्योंकि उसको जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी फैमिलीज को, तो वो जरी बात है फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। एक तो ये फायदा होता है। Increase in investment. Insurance companies get premium from policyholders, definitely. They keep a part of it to meet the claims, but rest of the fund is invested in industrial other departments. Thus, productive investment increase in the country with the help of insurance companies. कॉमन सेंस की बात है कि जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएं या इंश्योरेंस कंपनी को जब आप पैसे देते हैं अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट, तो उसमें से कंपनी अपने आप को रेड जोन से बाहर रखने के लिए कुछ पैसा तो आपके क्लेम के लिए रखती है साइड पे, से हम कहते हैं कंपनी की सेविंग्स है। लेकिन वो सारा पैसा सेव नहीं करती। पैसा अगर सारा सेव हो जाएगा, पैसा ये एक रूल है, फाइनेंशियल रूल है, अगर पैसा आपका सर्कुलेशन में नहीं होगा तो मजीद पैसा नहीं बना सकता। तो वो कारोबार है इंश्योरेंस डेफिनेटली एक। तो कंपनी क्या करती है कि बहुत एक हिस्सा आपका सेव करने में, और कुछ हिस्सा जो है, बल्कि ज्यादातर मैं ये समझता हूँ, आप प्रैक्टिस से हमने देखी है कि ज्यादातर पोर्शन जो वो कंपनी आके कहीं इन्वेस्ट कर देती है ताकि उससे मजीद फायदा उठाया जा सके। तो इससे क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है कंट्री के अंदर, और इससे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, इनके खुशहाली आती है मुल्क के अंदर।
किसी भी सेंस में जब सर्कुलेशन मनी होगी तो आपकी कंट्री को फायदा होगा। Exemption from tax: if a person invests his savings, he has to pay income tax on the profit from such investment. But if he takes a life insurance policy and pays premium, the amount received on the death of the majority of the policy is exempt from the income tax to a certain extent. इसमें मैं जो लिखा चले वो तो आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि ये टैक्स एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि इस चीज़ पर टैक्स नहीं लगता। तो एक तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है। फिर तो क्या आप वैसे अगर अपने पास पैसे सेव करें, बैंक में कहीं सेव करें या कहीं किसी बिजनेस में लगाएं, तो आपको गवर्नमेंट को डेफिनेटली, अगर आप उस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स कैसे आपके ऊपर इम्पोज होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स स्लैब्स होती हैं। स्लैब्स का मतलब रेट दिए जाते हैं कि 1 लाख से लेके 5 लाख तक इतना टैक्स लगेगा, 5 लाख से लेके 10 लाख तक इतना टैक्स लगेगा, या फिर ये हो सकता है जी कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता किसी के ऊपर। इस तरह डिफरेंट स्लैब रेट्स होते हैं। तो अगर आप बिजनेस में सेविंग कर रहे हैं इन्वेस्ट करके, या आप वैसे बैंक्स में पैसा रख रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है आमतौर के ऊपर। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हैं तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो होता है उसके मुताबिक उसके ऊपर एग्जेम्पशन है इस पॉइंट के मुताबिक। लेकिन याद रहे कि ये जो टैक्स रूल्स होते हैं ये एनुअली हर साल रिवाइज होते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि एनुअली बेसिस के ऊपर इसके रूल्स चेंज हो रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहे। तो अगर इसने लिखा किताब वाले ने तो डेफिनेटली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ये बताता चलूँ आपको, आप जो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स इस किताब को पढ़ रहे हैं तो बीकॉम पार्ट 2 में जाएंगे तो आपको ये टैक्स की एक बुक बाकायदा पढ़नी पड़ेगी पार्ट 2 के अंदर। तो वहाँ पे आप इंशाल्लाह ये सारा सीख जाएंगे कि हर साल टैक्स के रूल जो है वो रिवाइज करते हैं गवर्नमेंट। उसके जो टैक्स रेट्स होते हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, रूल्स रिवाइज हो रहे होते हैं। तो आमतौर पर तो रेट्स रिवाइज होते हैं, रूल्स सारे रिवाइज नहीं होते। बहरहाल तो ये एक पॉइंट है। सिक्योरिटी ऑफ लोन आप याद रखें, बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है कि जो आप ये करते हैं इंश्योरेंस अपनी, जैसे हम कहते हैं ना कि पॉलिसी आपकी है, उसकी एक अमाउंट है, डेफिनेटली भी एक अमाउंट है उस पॉलिसी की। तो आपने अगर लोन लेना है, सपोज करते हैं जी आपने बैंक से लोन लेना है, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी रिक्वायर करता है। तो बताएं सिक्योरिटी के तौर पे आप क्या चीज़ मेरे पास रखवाएंगे। तो याद रहे कि आप सिक्योरिटी के तौर के ऊपर बैंक को अपनी पॉलिसी गिरवी, या जैसे हम कहते हैं कि मॉर्गेज के तौर पे आप उसे रखवा सकते हैं। तो एक तो ये भी इसका फ़ायदा नज़र आ जाता है हमें। अच्छा जी, टैबलेट मेरा थोड़ा सा हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा। मुझे वीडियो को अभी पॉज करना पड़ेगा, ये स्क्रीन मेरी ज़रा हैंग हो गई है। मैं इसे ठीक करके इंशाल्लाह वीडियो को दोबारा रिज्यूम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा जो टैब था वो हैंग हो गया था, उस वजह से स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। नाउ हम इसे रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर को। इसके बाद इसकी प्रैक्टिसेस हैं, तो प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अगेन इंश्योरेबल ट्रस्ट को हमने 2-3 दफ़ा डिस्कस किया है कि इंश्योरेबल ट्रस्ट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे वो कह रहा है, a person who want to get his life insurance for a specific amount must show his insurance trust at the inception of the policy. In case of life insurance policy, a person has insurance trust in his own life, his wife, his children, his business partners if the debtor, then the creditors has insurance trust in his life। मतलब वो सारा इसका मैं आपको समरी बताऊँ। कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि इस पॉलिसी को बेसिकली किस मफाद किसका, किसको फ़ायदा हो रहा है इस पॉलिसी का, ये चीज़ आपको उसमें शो करनी पड़ती है। उसके बाद जब पर्सन डिसीज ऑफ गेटिंग लाइफ इंश्योरेंस डज नॉट कंसील द फैक्ट अबाउट हिज एज, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि उसे अपनी एज के बारे में पता होना बताएगा, अपने प्रोफेशन के बारे में बताएगा, उसे कोई डिजीज़ है तो उसके बारे में बताएगा वो, कि ये हम ऑलरेडी जनरल रूल्स में पा रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग खुद से स्टडी कीजिएगा तो तकरीबन ये सेम ही है सारे। कौन कौन सी चीज़ इसकी काइंड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, बड़ी एक 2 लाइन का ये पॉइंट है। होल लाइफ पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए अपनी होल लाइफ पॉलिसी, यानी कि होल लाइफ सिंपल जो इसके मीनिंग है, तमाम ज़िंदगी के लिए आप पॉलिसी करवा लेते हो, जब तक आप जिंदा हो तो आप वो कर रहे हो। तो ये आपकी विल के ऊपर है, आप जैसी मर्जी पॉलिसी करें। आमतौर पर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इस तरह की पॉलिसीज करवाते हैं। तो स्ट्रेट लाइफ है या होल लाइफ प्रीमियम पॉलिसी है, इनको हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो आगे सब काइंड्स हैं। द होल लाइफ पॉलिसी रन्स फॉर द होल टर्म ऑफ द इंश्योर्ड लाइफ। द इंश्योरेंस पे प्रीमियम, जो जिसने इंश्योरेंस कराई है, पे प्रीमियम थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। ठीक है, इसमें पहली किस्म है स्ट्रेट लाइफ। ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइफ इज अ पॉलिसी इन विद द प्रीमियम आर पेज एज लॉन्ग एज द इंश्योर्ड लाइफ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ये सिंपल से ये बताया जी कि इसमें पहली काइंड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होल लाइफ पॉलिसी। उसमें जो पहली सब काइंड है कि आप जब तक जिंदा है तब तक आप उसका प्रीमियम पे करते रहते हैं। तो लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी में क्या होता है? इफ द इंश्योर्ड पे द प्रीमियम फॉर अ स्टेटेड नंबर ऑफ ईयर्स
देन द इंश्योरेंस इज कॉल्ड लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि आप स्टेटेड मतलब पहले से लिखा जाता है, एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि मैं 10 साल के लिए, 15 साल के, 20 साल तक मैं प्रीमियम भरूंगा, उसके बाद प्रीमियम तो नहीं भरा जाएगा लेकिन मेरी पॉलिसी जो सस्टेन करेगी। एक ये किस्म होती है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होती है, इन्वॉल्व ओनली वन पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय द इंश्योर्ड इन होल लाइफ। अच्छा, इस सब में एक चीज कॉमन है, प्रीमियम चेंज हो रहा है लेकिन जो जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं हो रहा, होल लाइफ पॉलिसी ही है। लेकिन पहली काइंड में हमने पढ़ा है इसके जो सब काइंड है कि उसमें आपने प्रीमियम तब तक देना जब तक आप जिंदा हो, यानी कि आपकी पॉलिसी जब तक है आपके पास। और दूसरी में आपने क्या करना है जी कि आपने लिमिटेड पेमेंट्स करनी है, और तीसरी में कह रहा है कि आपने एक पेमेंट करनी है सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर। तो ये 3 इसकी सब काइंड्स हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है जी ऐसा क्यों है? तो बेसिकली ये एग्रीमेंट में वेरी करता है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। ये आपका क्लाइंट जो बैठता है, जो इंश्योरेंस कंपनी आपस में बैठती है, वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपने किस तरह की पॉलिसी चाहिए। अगर अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में सवाल आता है सर कि एक दफ़ा अगर पेमेंट कर रहा है तो उसमें कंपनी का फायदा क्या नुकसान है, ऐसे नहीं होता। इसमें डिसाइड किया जाता है कि आपको जितना प्रीमियम, एक रूल आपने याद रखना है, जितना ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे कंपनी को उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। जितना आप प्रीमियम कम करती जाएगी कंपनी आपके लिए, उतना बेनिफिट भी कम करती जाएगी। तो ये रूल चलते हैं। आपने अगर एक दफा प्रीमियम पे करना हो सकता है बेनिफिट उस हिसाब से, अगर आप बार बार प्रीमियम पे करें तो बेनिफिट ज्यादा होगा आपकी पॉलिसी के अंदर। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं एग्रीमेंट के ऊपर। दूसरा जी, इंडोरमेंट लाइफ पॉलिसी। द पॉलिसी रन्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और अप टू द स्पेसिफाइड एज। द पेमेंट ऑफ द स्टेटेड मनी बिकम्स पेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड मेंशन इन द पॉलिसी। इसमें क्या किया है जी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की ऐसी किस्म है जिसमें एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो आपका पीरियड का एंड हो जाता है, वो 10 साल का था, 5 साल का था, 3 साल का था, 6 साल का था, उस वक्त जाके आप पैसे पे करते हो। इन केस द इंश्योर्ड डाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, द पेमेंट ऑफ स्टेटेड सम ऑफ मनी इन द पॉलिसी बिकम्स पेबल to the beneficiary. This insurance policy is very popular among the people and they prefer to buy this policy. इसकी वजह क्या होता है कि आपकी डेथ के बाद पेमेंट करनी होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि पेमेंट तो होती है पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद, या अगर बंदे की डेथ हो रही है उसके बाद, बिगिनिंग में नहीं होती, स्टार्ट में नहीं होती। फिर इसमें होता क्या है कि अगर बंदे की डेथ हो जाए या इस तरह हो जाए कि पॉलिसी मिसोर हो गया, तो आपने जो प्रीमियम की पेमेंट करनी है इसमें जनाब वो क्लाइंट को क्या फायदा? क्लाइंट को फायदा ये होगा कि जब उसको उसका रिटर्न दिया जाएगा वो कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि अमाउंट कैलकुलेटेड होती है उसके ऊपर रिटर्न्स भी कैलकुलेटेड हो जाते हैं, तो वो रिटर्न्स भी आपको फिर दिए जाते हैं वापस। ट्रिपल पेमेंट पॉलिसी है जी। ट्रिपल पेमेंट पॉलिसी एज द नेम सिग्निफाइज इज अ काइंड ऑफ endowment life insurance policy in which the amount of insurance is paid only thrice or in the 3 installment. If the insured person dies before a certain date or the age, the insurance company will pay the face value of the policy along with the bonus to the beneficiary. वही बात के ऊपर सिर्फ फर्क किया क्या उसने कि 3 दफा कर दिए कि आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हो। अब हो सकता है आपने 1 इंस्टॉलमेंट पे किया तो आपकी डेथ हो गई, या आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे किया तो आपकी डेथ हो गई है। इस तरह केस में क्या होता है कि जो फेस वैल्यू होती है, जो भी फेस वैल्यू से होता है असल कीमत इस पॉलिसी की, बस आपने पॉलिसी 10 लाख की लिए, 2 लाख की लिए, 4 लाख की जो असल कीमत है, उसके साथ साथ बेनिफिट वो जो बोनस होता है वो भी वो कंपनी पे कर रही होती है। जीवन साथी इंश्योरेंस, ये जैसे नाम से जाहिर है कि जीवन साथी मतलब आपका लाइफ पार्टनर। The policy covers the life of the 2 person, for example, husband and the wife. If any one of them dies, the claim will be paid to the other person. This policy helps to save the family or the other partner from the financial worries and the least for a certain period. चलें, बिल्कुल सिंपल था। मियाँ और बीवी के दरमियान जो पॉलिसी होती है, दोनों जो इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं उसे हम ये कहते हैं जीवन साथी पॉलिसी। इसमें दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए तो दूसरे बंदे उसको इस पॉलिसी को क्लेम करता है। इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में सवाल आता है दोनों की डेथ हो रही है तो जाहिर बात है उसके बाद जो उन्होंने नॉमिनीज किया होगा, पीछे हम रूल पढ़ के आए हैं, जिसको नॉमिनीज करेंगे उसको पेमेंट कर दी जाएगी। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, दे आर टेकन फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस। ये अगेन बड़ी बहुत फेमस टाइप है ये, कि आमतौर पे जो डेवलप कंट्रीज हैं, ये ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अच्छी तरह से काम कर रही है, तो वो जितनी भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होती हैं या बिजनेस के जो यूनिट्स होते हैं उनको ये बाउंड करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस करवाएं। अब ये जो एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस होती है, सारी बात है जब कंपनी अपने बिहाफ पे करती है तो एक एक बंदे के अलग अलग से नहीं करती, वो नाम वगैरह इकट्ठे दिए कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेती है कि जनाब इतने मेरे पास 100, 150, 50 एम्प्लॉइज हैं, इन सब के आप इंश्योरेंस कर लें। अच्छा जी, फिर इसमें क्या होता है, they are taken from the employees of the business. Employees pay the premium monthly and the whole amount is sent to the insurance company by the employer. The sum is paid to the employee on the retirement. In case of death, the nominee get the value of the policy. This policy is renewed every year. बड़ी मजेदार पॉलिसी होती है, इसमें एम्प्लॉय को बड़ा फायदा होता है। एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से डिडक्शन करवा लेते हैं, या तो खुद पे करते हैं, आमतौर पे कंपनी पे कर रही होती है। और डिडक्शन करने के बाद क्या होता है
कि अगर तो आप कंपनी छोड़ के जाते हैं किसी जैसे, या आप रिटायर्ड हो जाते हैं, तो आप जितनी की होती है पेमेंट वो आपको जो भी उसका बेनिफिट है लगा के, जो प्रॉफिट है वो ऐड करके या बोनस लगा के इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय को पैसे रिटर्न करती है। और इन केस ऑफ डेथ वगैरह अगर ऐसा कोई मसला हो जाए, डेथ हो जाए, तो फिर भी वो जो एम्प्लॉय होता है उसकी फैमिली को पैसे मिल जाते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कंपनी की एक लीगल जो इम्प्लीकेशन है वो भी पूरी हो रही होती है, रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, और एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ना उसकी फैमिलीज के लिए सहारा बन जाती है ऐसी पॉलिसी। रूरल इंश्योरेंस नाम से ज़ाहिर है गाँव देहात की बात कर रहा है कि रूरल इंश्योरेंस पॉलिसी इज जनरली इशूड फॉर द पीरियड ऑफ 15 to 20 years. The travel amount of the insurance along with bonus paid in case of accidental death of the insured. If the insured dies his natural death, the amount या insured sum plus bonus is paid to the dependent of the insured. ठीक है, जैसे मैंने कहा जी कि अगेन ज्यादा ईयर्स, इसमें एक फर्क आ गया कि साल बढ़ गया, 15 से 20 साल तक का मामला चला गया। बाकी इसमें सारी बातें सेम थी, कोई इसने चेंज नहीं किया। अच्छा जी, इसमें जो नेक्स्ट है वो आ जाता है जी के टर्म इंश्योरेंस आ जाती है। टर्म इंश्योरेंस का हम डिस्कस करें। दिस इंश्योरेंस पॉलिसी इज परचेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। In case of the insured get the amount of insurance policy if he dies before the maturity of the policy. If the insured does not die within the duration of the policy, insured company forfeits the amount of the insurance. अच्छा, इसमें क्या होता है कि टर्म्स लगा दी जाती है, खास टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कि अगर आपकी डेथ होगी तो आपको पेमेंट की जाएगी, और अगर आपकी डेथ नहीं होगी तो आपको पेमेंट नहीं की जाएगी। इसमें आपकी लाइफ इंश्योर्ड होती है, बट इन केस ऑफ योर डेथ, जबकि इससे पहले जो काइंड्स पर किया है उसमें क्या होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तब भी आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो जो आपने प्रीमियम पे किया है वह कम से कम वो आपको वापस मिल जाता है। इसमें वो प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलता। तो जस्ट नेक्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, अपने नाम से जाहिर है कि अगर हादसा आ जाए तो आपने किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो हादसे के ऊपर जो नुकसान हुआ है उसको कंपनी फुलफिल करके देगी। अब इसमें हमने फायर इंश्योरेंस पढ़ा था, ठीक है, मेरी इंश्योरेंस पढ़ा, तो बेसिकली अगर आप गौर करें तो फायर भी एक किस्म का हादसा ही है, ठीक है। मगर इसमें दूसरी चीज़ें भी बड़ी आ जाती हैं, तकरीबन बहुत से हम एक्सीडेंट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या है, प्रपोजल को डिस्कस किया गया है। द पर्सन हु वांट टू गेट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस गिव्स अ प्रपोजल फॉर्म टू इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर फिलिंग इट। एक प्रपोजल फॉर्म होता है, उसे फिल करके कंपनी को जमा करवा दिया जाता है। अच्छा, वो प्रपोजल फॉर्म क्या है, बेसिकली वो कंपनी को जमा करवाया जाता है। उसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो कंपनी आपसे मांगती है। उसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, एज वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें। आप जिस तरह की पॉलिसी करवा रहे हैं, जिस तरह के हादसे को आपने मेंशन किया है, वो चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। If a person want to get insurance for his motor car, the particulars of the car or the model and the engine, मतलब इस तरह की चीज़ों को, गाड़ी की किसी एक हिस्से को या पूरी गाड़ी को इसमें बता रहा है, और कार्डेड और द मेंशन इन द प्रपोजल फॉर्म। ये प्रोसीजर आपको बता रहा है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस पे सबसे पहले आपने प्रपोजल फॉर्म फिल करना होता है। फिर स्क्रूटाइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जब स्क्रूटाइजिंग हम करते हैं तो वो इसका मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना। कंपनी चेक करते हैं कि जो आपने फॉर्म के अंदर चीज़ें लिखी हैं वो आपने दुरुस्त लिखी है या उसमें कोई फेक चीज़ तो आपने फिर लिखी। तो आप देख लें, अगर लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज स्क्रूटनाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रपोजल फॉर्म, एज ऑफ द कस्टमर, मेडिकल रिपोर्ट एंड द बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। इफ द इंश्योरेंस इज ऑफ अ कार, द इंश्योरेंस कंपनी कैन डिमांड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक रजिस्ट्रेशन बुक एक्सेट्रा टू कंफर्म द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। उसके बाद एक्सेप्टेंस आ जाता है। इफ द इंश्योरेंस कंपनी सेटिस्फाइड होती है आपके गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, तो वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह से वो इशूड कर देती है। तो ये इसका बेसिकली प्रोसीजर है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी का। अब इसमें काइंड्स बता रहा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, और एक्सीडेंट ऑफ इंश्योरेंस है। 3 तरह की आपकी ये पॉलिसी हो सकती है। व्हीकल से मुराद है कि आपका कोई ऐसा एसेट है तो उसको भी वो इंश्योरेंस कर रहा है, और आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको इंश्योरेंस कर रहा है, और अगर इंसान है, खुद है, आपको कोई हादसा हो गया है, कोई आपका डैमेजेस हो गया, अक्सर फैक्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है, काम कर रहे एम्प्लॉइज, तो कोई फिजिकल आपको डैमेज हो गया तो उसके ऊपर हम कहते हैं ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी को कवर करती है। ओके सर जी, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है इंश्योरेंस के। ये जनरल चीज़ें हैं, हमने इतने टॉपिक जो डिस्कस किया उसमें आपको इजीली समझ आ गया होगा। मैं जस्ट हेडिंग को डिस्कस कर देता हूँ। हैबिट ऑफ सेविंग क्रिएट होती है, एक तो फायदा ये है इंश्योरेंस का। मैं अपने टॉपिक को जरा सा दोबारा रिवाइज कर लूँ कि हमने इंश्योरेंस का टॉपिक शुरू किया है। इसमें हमने मैरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने लाइफ इंश्योरेंस को और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को डिस्कस किया है। अब हम आगे इसके एडवांटेजेस हैं और या इंपॉर्टेंस है जो इंश्योरेंस की, ये जनरली हम देख रहे हैं। इसमें पहले है जी हैबिट ऑफ सेविंग। सेविंग की हैबिट कैसे होती है कि जब आप किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको मैंने बताया है कि प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो प्रीमियम आप तभी पे करते हैं जब आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी हो। एक तो यह है कि आपने वो अपने रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें से ये
प्रीमियम सेपरेट करना है। अच्छा, ये फिर आपकी सेविंग कैसे हुई? एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये प्रीमियम आपको रिटर्न हो जाता है। तो एक तो ये इसका फायदा है। प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आमतौर पे जो हमने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर उसको अगर आप इग्नोर कर दें, उसके अलावा जितनी भी इंश्योरेंसेज हैं उसमें आमतौर पे आपको कम से कम जितना पैसा दिया है वो तो मिलता ही मिलता है। बल्कि ऑफनली अक्सर उम्मीदी तौर पे क्या होता है, कंपनी इसमें प्रॉफिट लगा के आपको देती है अपनी गुडविल करने के लिए। प्रॉफिट क्यों कंपनी लगाती है जनाब? क्योंकि उसने आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट किया होता है। सोशल बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली। एक हादसे की सूरत में आपको इसका फायदा मिलता है। बेसिस ऑफ क्रेडिट, ये भी हम अभी डिस्कस करके आए कि आप बैंक में इसको, इस पॉलिसी को जमा करवा के, डॉक्यूमेंट्स को बैंक में जमा करवा के इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। ट्रांसफर द रिस्क है, कॉमन सेंस की बात है कि आपके ऊपर जो रिस्क था वो आपने इंश्योरेंस कंपनी के शोल्डर्स पे ट्रांसफर कर दिया है। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, ऊपर हम भी डिस्कस कर गए हैं जो प्रॉफिटेबल बिजनेस और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ये तकरीबन सेम पॉइंट्स हैं। रिलीफ फ्रॉम सिकनेस एंड द डेथ, आपको सिकनेस और डेथ से रिलीफ मिल जाता है। ये सिकनेस से कैसे रिलीफ मिलता है जी आपको, कि अगर आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई है तो आप बीमार होते हैं, आपका जो एक्सपेंस आता है हॉस्पिटल्स का, आपको जो बिल्स बनते हैं, जो आपके मेडिसिन के बिल्स बनते हैं, वो फिर कंपनी पे करती है। तो ये उसने सिकनेस का वर्ड यूज़ किया है। और डेथ के ऊपर तो हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं जी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा होता है। कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से कैसे कंट्रोल होता है कि जब मैंने पीछे भी पॉइंट पढ़ा था कि जब सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है आपके कंट्री के अंदर, तो आमतौर पे पैसा एक हाथ से निकल के कई हाथों में जाता है, जिससे क्या फायदा होता है कि हर बंदे के जेब में पैसा आता है, वो आगे उसको एक्सपेंस करता है, इंडस्ट्री आपकी चलना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये फिर जब इंडस्ट्री चलती है तो इन्फ्लेशन पे आप कंट्रोल पाते हैं, महंगाई पे। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रोटेक्शन है, वो पीछे पर क्या है, इंडिविजुअल से मुराद किसी एक इंसान की पॉलिसी भी हो सकती है, और कलेक्टिव जो भी हमने पढ़ा है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो इसका ये फायदा है। इंटरनेशनल ट्रेड, यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पे आप जब ट्रेड करते हो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, तो उसमें बहुत सी जगहों पे ये कम्प्लीमेंट्री हो जाता है कि आपका कस्टमर आपको कहता है कि जी इंश्योर्ड गुड्स भेजिएगा, या आप कहते हो अपने सप्लायर से कि इंश्योर्ड करके गुड्स भेजिएगा ताकि गुड्स का लॉस हो, हमारे पैसे ना डूबे। तो ये इंश्योरेंस इंटरेस्टेड ट्रेड में आपकी बड़ी हेल्प करती है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट हम पीछे पा रहे हैं ऑलरेडी, बिजनेस का जो हमने पॉइंट पर प्रॉफिटेबल बिजनेस। नॉमिनल प्रीमियम, आमतौर पे जो आपको इसका बेनिफिट होता है इंश्योरेंस का, याद रखें, उसकी बनिस्बत पर जो प्रीमियम्स होते हैं वो नॉमिनल मतलब ये छोटी अमाउंट्स के प्रीमियम होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता। मतलब जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, अगर आप साल का फर्ज करें 50,000 भर रहे हैं, तो आपकी डेथ अगर होगी तो हो सकता है 50,000 का जो प्रीमियम है, इसका मतलब है कि आपकी जो डेथ के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो बिलियंस में हो सकता है, 2 मिलियन 3 मिलियन हो सकता है, 25-30 लाख रुपये हो सकता है। लार्ज स्केल बिजनेस है, इंश्योरेंस कवर्स लॉसेस एंड अलाउज द बिजनेस टू प्रोड्यूस अ लार्ज स्केल, मतलब देखा ना, जब आपने रिस्क जो ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के शोल्डर्स के ऊपर, तो फिर अब आप खुल के खेल सकते हो। जब बिजनेसमैन होता है वो ओपनली, मतलब रिस्क फ्री हो जाता है ना, जब उसकी टेंशन कम हो जाती है, यार अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं क्या करूंगा, उसे पता ही इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। तो बोला ना, एक वो ओपनली जिसे हम कहते हैं ना कि वो बोल्ड होकर बिजनेस करता है, रिस्क फ्री होकर करता है। Specialization as the losses and the risks are borne by the insurance company. The specialization in various sectors can be achieved. The businessman can themselves busy in making organization unique and remarkable. वो वही पॉइंट है जो पीछे पढ़ के हैं कि जब आपको पता है कि यार ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करेगी, तो आप खुद से जो ना वो स्पेशलाइज होने की कोशिश करते हो, फिर रिस्क टेकर बन जाते हो। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी लॉसेस भर के देती है। अब वो चाहे वो किसान हो या इंडस्ट्री का बिजनेसमैन हो, इनको ये टेंशन तो हो जाती है अपने लॉसेस की, तो ये फिर क्या होती है, इनकी डेवलपमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था हमारे इंश्योरेंस का यहीं तक था। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको इसके आंसर कर दूंगा। शुक्रिया।